अब हमें जानना पड़ेगा कि इम्पल्सिव फोर्स किसको कहेंगे, नॉन इम्पल्सिव फोर्स किसको कहेंगे, हम कैसे समझेंगे कि ये फोर्स इम्पल्सिव है या नहीं है ना, ये समझना बड़ा जरूरी है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमने स्टार्ट किया है। एक बॉडी है, उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जब भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, उसमें लिखता है नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसका लिखते हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। बॉडी में बहुत सारा पॉइंट्स है, इसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्सेलरेशन किसका लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे। तो यही सारा हमारे पास एफ, ये दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, सो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एम इंटू डी वी सी एम बाई डी टी होगा हमारे पास, एम इंटू ए, है ना, यही होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है हमारे पास। अब इसको इधर ले आए हम, यहाँ पे पी क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। अब डी टी इधर ले आओ, ये हमारा आ गया, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, इसको बोलते हैं इम्पल्स, है ना। टी कहाँ से कहाँ तक, टी हमारा इनिशियल से टी फाइनल तक, जितना देर तक फोर्स लगा है, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी पीसीएम, पीसीएम इनिशियल से पीसीएम फाइनल, है ना। इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अब किसकी वजह से इम्पल्स है, फोर्स की वजह से इम्पल्स है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, एफ डी टी का इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल है, प्रोडक्ट है फोर्स इंटू टाइम का, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसको इसको हमने आई एफ से डिनोट किया, सो आई एफ हमारे पास क्या करेगा, इसको इंडिकेट करेगा, क्या करेगा, ये हमारे पास होगा पी सी एम, है ना, फाइनल माइनस पी सी एम इनिशियल, यही होगा ना हमारे पास, है ना। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ओके। सो इसको बोलते हैं लीनियर इंपल्स। लीनियर इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसको, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया आपका, लैंग्वेज में लिख सकते हो। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, लैंग्वेज में लिखोगे आप, लिखोगे लीनियर इंपल्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ओके। सो क्या करता है, लीनियर इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर है बच्चा। सो लीनियर इंपल्स क्या करता है, इट चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। लीनियर मोमेंटम का, लीनियर इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, लीनियर इंपल्स का फॉर्मूला है इंपल्स, है ना, इज इक्वल टू क्या करता है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, है ना, टी इनिशियल से टी फाइनल, ये इंपल्स ड्यू टू फोर्स, है ना, फोर्स इनटू टाइम का जो समेशन है, उस एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करेगा, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, डन। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था इम्पल्सिव फोर्स के बारे में, इम्पल्सिव टेंशन के बारे में। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इम्पल्सिव टेंशन, इसका मैं पीपीटी बना कर लाया हूँ, मैंने उसमें डाला भी है, उसमें उससे थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखें, ये लिख लिया। लीनियर इम्पल्स क्या करता है, ये सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है। मोमेंटम लिखते हुए वेलोसिटी किसका लिखते हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखते हैं, बीसीएम। जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी किसका लिखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल चीज इतना ही हमारे पास है। अब इसी का एप्लीकेशन करेंगे हम। एक हमारे पास वर्टिकल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सपोज कर ले हमारे पास एक है, एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास m है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है बच्चा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे हमारा, ओके। तो अगर आप इसको इनिशियल वेलोसिटी, आपने कुछ वेलोसिटी v नॉट दे दिया, आपने इसको वेलोसिटी इनिशियल v नॉट दे दिया, मान लो 20 मीटर पर सेकंड दे दिया, और मास मान लो 100 ग्राम है ना, तो धीरे धीरे क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस, स्प्रिंग डिफॉर्म होगा, होगा ना डिफॉर्म, डिफॉर्म होते होते इसका जो काइनेटिक एनर्जी है लूज होगा, कहाँ जाएगा, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। एक वक्त आएगा जब इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। अभी कंप्रेशन हो रहा है, एक वक्त आएगा जब दोनों का वेलोसिटी जब बराबर हो जाएगा, अगर ये रुका हुआ तो ये भी रुक जाएगा, तो इससे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। उस वक्त क्या होगा, फिर सेपरेशन स्टार्ट होगा, बॉडी अपना, स्प्रिंग अपना इलोंगेशन, अपना नेचुरल लेंथ को गेन करना शुरू करेगा, यही है ना। तो उसमें जो फोर्स वेरी करेगा, उस फोर्स, हालांकि इसका फोर्स तो लीनियर वेरी करेगा, बट टाइम के साथ साथ कुछ हो सकता है, टाइम के साथ इसका फोर्स ऐसे वेरी करे, टाइम के साथ साथ फोर्स ऐसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा, पहले मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, फिर उसके बाद इसे फिर नेचुरल लेंथ को गेन कर लिया, ये हमारे पास फोर्स है एफ और टी ग्राफ हमारे पास है।
है ना, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पल्स बोलेंगे। वो क्या करेगा, इसके मोमेंटम को चेंज करेगा, ठीक है। पहले आया, कंप्रेस किया, कंप्रेस के बाद लौटा, है ना। सेम चीज हमारे पास, मान लो एक दीवार है, एक दीवार है, वर्टिकल दीवार है, और हमारे पास एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, ठीक है, बड़ा सा बॉल है, फुटबॉल है, मार दिया हमने दीवार में। मान लो ये आ रहा था, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, ये दीवार से टकराया, ये बॉल जब दीवार से टकराएगा तो इस अभी अभी तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, अभी हर एक पॉइंट का, अगर इसका सेंटर ऑफ मास का 50 है तो हर एक पॉइंट का, इसका ही 50, 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 इसका भी हर एक पॉइंट का वेलोसिटी 50-50 होगा, होगा ना कि नहीं होगा, होगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही ये बॉडी, ये पॉइंट जैसे इसके टच में आया है, जैसे ही बॉडी इसके टच में आया, देखो इसके टच में आया, दीवार के टच में आ गया, ये बॉल, बॉल का ये पॉइंट है ना, तो बॉल का जो ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट और ये दीवार, दीवार का ये पॉइंट, दोनों क्या होगा, इस बॉल का पॉइंट ए है और दीवार का ये पॉइंट बी है ना। दीवार तो रिजिड है, दीवार तो इनफाइनाइट मास का है, हैवी मास है, वो तो हिलेगा नहीं, है ना। बट इसका, अब ये जो बॉल का ये पॉइंट है, क्या है, बॉल का ये पॉइंट, मान लो रबर बॉल है, पूरा भरा हुआ है ना, तो भरा हुआ है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट इसका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी की होगा, अल्फा बीटा गामा, जो भी पॉइंट हमारा है ना, ये पॉइंट रुका है ना, इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी है। तो इस बॉल को स्टडी करने के लिए बेस्ट क्या करेंगे, उसे सेंटर ऑफ मास का स्टडी करेंगे ना। सेंटर ऑफ मास अभी रुका नहीं, रुका, ये रुक गया, बट ये सेंटर ऑफ मास रुका नहीं, रुका, जैसे ये आया टच में, ये रुक गया, बट ये पॉइंट रुका नहीं, ये पॉइंट रुका नहीं, अभी कंप्रेस करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, धीरे धीरे कंप्रेस करेगा, रुकेगा। उसी तरह से बॉडी डिफॉर्म होगा ना डिफॉर्म, जैसे से स्प्रिंग डिफॉर्म हो रहा था, कुछ देर के बाद हमारे पास बॉडी ऐसे आ गया था, स्प्रिंग हमारे पास देखो इस तरह डिफॉर्म हो गया था, कुछ देर बाद फिर हमारे पास क्या हुआ, बॉडी हमारा और यहाँ पे आ गया, और बॉडी हमारा आ गया, स्प्रिंग कम बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो गया, मान लो कंप्लीटली डिफॉर्म हो गया, अब यहाँ पे बॉडी आकर रुक गया, वेलोसिटी फिर बैक होगा। उसी तरह से ये डिफॉर्म होना शुरू हुआ। अब थोड़ी देर के बाद ये बॉडी बॉल हमारा हो गया ऐसे, बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ से अब यहाँ आ गया, है ना, क्लियर है। अभी थोड़ा सा वेलोसिटी बचा हुआ, अभी वेलोसिटी बचा हुआ, थोड़ा सा और धीरे धीरे आते 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 ये बॉल हमारे पास हो गया पिचक करके, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा, डिफॉर्म होगा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास अब फाइनली रुक गया। अब देखो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स पहले जैसे टच में आया था, फोर्स लगना शुरू हुआ, आ रहा, कंप्रेस हो रहा, फोर रहा, बढ़ के फोर्स मैक्सिमम, अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, सेम, अब क्या होगा, रुक गया, मोमेंटली रुकेगा। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, जिससे इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल रिलीज हुआ, स्प्रिंग इसको पुश करेगा पीछे की तरफ, उसी तरह ये बॉडी क्या होगा अपना, अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, फिर से क्या होगा, अपना शेप रीगेन करेगा, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, बॉडी कंप्रेस हुआ है, ये धीरे धीरे अपना क्या करेगा, अब वेलोसिटी इधर गेन करना शुरू हुआ, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर इधर गेन करेगा, फिर ऐसे ऐसा आता, फिर शेप गेन करके फिर रिबाउंड हो जाएगा, यही होगा ना। तो पहले जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे क्या हुआ, फोर्स मैक्सिमम हो गया हमारा, फिर से जब शेप रीगेन करना शुरू हुआ, फिर फोर्स घटना शुरू हुआ, घट के क्या हो गया, जीरो पे आ गया, बॉडी अलग होना शुरू हो गया, बॉडी सेपरेट हो गया। तो इस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ये फोर्स को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव, इट सूट्स टू इनफाइनाइट, वेरी लार्ज फोर्स होता है इंपल्सिव फोर्स। जैसे आपको एग्जांपल देकर मैं अभी फील कराऊंगा कि जब कॉलिजन होता है, जब बॉडी दो बॉडी कोलाइड करता है, उस समय जब फोर्स लगता है, बहुत ही तगड़ा फोर्स लगता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में फोर्स लगता है, और उसका हम एवरेज फोर्स निकालते हैं। एग्जैक्ट फोर्स इतना तो नहीं निकाल सकते, एवरेज फोर्स हमने कहा कि T1 से 0 से लेकर T टाइम तक लगा, तो हम अगर फोर्स कांस्टेंट मानते थे, एवरेज फोर्स मान तो हो सकता है ये, तो इसका एरिया है ना, इसका एरिया इसके बराबर होगा, तो एवरेज फोर्स की हम बात करेंगे, जबकि फोर्स तो यहां तक जाएगा मैक्सिमम फोर्स, लेकिन हम एवरेज फोर्स, हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स एवरेज फोर्स कितना होगा, है ना, वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो एवरेज फोर्स टोटल क्या हो, टोटल एरिया बाय टाइम, वो होगा एवरेज फोर्स हमारा आ जाएगा। टोटल एरिया तो हमारे पास ये वाला होगा बाय टाइम, बट एक्चुअल जो फोर्स होगा, जो मैक्सिमम फोर्स होगा, वो कहां तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये जो फोर्स आएगा, वो ये फोर्स आएगा, ये एफ एवरेज आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम पहले फील करते हैं कि जब कॉलिजन होता है तो कितना तगड़ा फोर्स लगता है। इंपल्सिव फोर्स की बात करते हैं। इंपल्सिव फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स विच एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड विथ वेरी हाई मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स उठाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। रियल एग्जांपल जैसे तुम लोग बैटिंग बॉलिंग करते हो, है ना, बॉलिंग करते हो, तो हम लोग के क्या, बुमराह बॉलर है ना, और बैट्समैन तगड़ा वाला कौन है, कोहली तो रिटायर हो गया, वो कोई नया बता, अच्छा है, मान लो कि सचिन बुमराह, सॉरी
बुमराह की बॉलिंग एंड जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एंड विराट कोहली की बैटिंग ले लेते हैं। ले ले। मान लो हमारे पास सपोज कर ले हमारे पास ये है बैट, है ना, ये बैट है, ओके, ये बैट है, और इधर से बॉलिंग आया, ये बॉल, इस बॉल का मास ले ले, कितना ग्राम का बॉल होता होगा, कितना ग्राम का बॉल होता होगा? 50 ग्राम। चलो 50 ग्राम हमने कहा, चलो ये जो बॉल हमारे पास है 50 ग्राम का बॉल है। अरे वो बॉल जिससे क्रिकेट खेलता है वो 150 ग्राम। नहीं, अरे क्रिकेट बॉल का बॉल कितना होता है वजन? लेदर लेदर बॉल जिससे इंटरनेशनल मैच जिसे खेला जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ इंटरनेशनल? आए 150 है ना, 150 ग्राम हमने कहा, ठीक तो बोला था, है ना, 150 ग्राम, 150 ग्राम का बॉल है। अब मान लो बॉलिंग जो फास्ट बॉलर है उसका स्पीड क्या होगा? फास्ट बॉलर का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर ना, 150 किलोमीटर पर आवर लेते हैं मान लो, है ना, या 180, चलो 180 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। दिस इज 180 इंटू, अरे 1 इंटू 5/18, ठीक है, ठीक है, 10, तो 50 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज द स्पीड, ले लें 50 मीटर पर सेकेंड, ले लें बॉल का स्पीड, ले लिया। सो ये बॉल का स्पीड आया, मान ले हम यू आया इधर, है ना, यू आया इस डायरेक्शन से, उसके बाद ये दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर कॉलिजन। ये जो सिचुएशन है ये कब का सिचुएशन है? जब जस्ट बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन होने से जस्ट पहले की बात है, ठीक है बच्चा, बिफोर कॉलिजन की बात आती है, ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कॉलिजन का। ओके, उसके बाद मारा एकदम विराट कोहली गया एकदम छक्का, सिक्सर, एकदम लंबा वाला सिक्सर मार दिया। तो लौटते वक्त इस बॉल का स्पीड कितना होगा? एटलीस्ट जब लौट रहा होगा तो इस बॉल का स्पीड कितना होगा? कम से कम 100 200 तो 150 तो जरूर होगा, है ना, कम से कम 150 मीटर तो जरूर रहा होगा पर सेकेंड। ओके ओके, रे बच्चा, यही हुआ ना। ड्यूरिंग कॉलिजन की बात करते हैं, जब ये बॉल कोलाइड किया होगा बैट से, तो विराट कोहली का जो इंपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, इंपल्स जो लगा हुआ इंपल्स, है ना, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू नॉर्मल, क्योंकि इस बैट से टकराएगा, इस बैट से टकराया, ये बैट इसको मारा, नॉर्मल फोर्स इधर लगाया होगा, है ना, पहले वेलोसिटी 0 होगा, फिर रिबाउंड किया होगा, है ना, तो हमने कहा इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, है ना, मींस एनडीटी, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल क्या होगा? वो होगा इंटीग्रल ऑफ एनडीटी होगा, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, हमने कह दिया दिस इज माय इंपल्सिव इंपल्स एंड नॉर्मल फोर्स है वो, है ना, जो कि वेरिएबल होगा, वेरी करेगा हमारा, है ना। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स कितना लग सकता है, एक एवरेज की बात करते हैं। ये बैट के टच में कितना देर तक रहेगा? 10⁻⁴ सेकेंड, है ना, जो बैट का टच में जितना देर फोर्स लगा होगा, तो जो डेल्टा टी टाइम ऑफ कॉलिजन है, डेल्टा टी कितना होगा? 10⁻⁴ सेकेंड ले लें, कितना सेकेंड? हमने कहा चलो भाई, जब कॉलिजन हो रहा है तो इस बैट का जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट टाइम हमारा है 10⁻⁴ सेकेंड, ले लिया, ठीक है। अब क्या कहता है? लीनियर इंपल्स चेंजेस लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम इधर था और फोर्स इधर है, तो हमने इसी डायरेक्शन ले लिया पॉजिटिव, इसको हमने ले लिया पॉजिटिव, ले ले, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है बच्चा, तो इसको पॉजिटिव ले लिया, लीनियर इंपल्स, इंपल्स ड्यू टू, हम एवरेज फोर्स ले लें, एवरेज फोर्स नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स इंटू डेल्टा टी, एवरेज नॉर्मल फोर्स डेल्टा, इंपल्स हो गया हमारे पास। चेंज मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम इंटू वी फाइनल, इधर जो है ना, क्या होगा? एम इंटू वी फाइनल है, वी माइनस इनिशियल क्या? एम इंटू यू क्या इधर है, तो क्या होगा? माइनस यू लिखूं, माइनस यू, दिस द चेंज मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल तो इधर है और इधर को हमने पॉजिटिव लिया, हमने इधर पॉजिटिव लिया है, यही है ना, यही ना। तो अब देखो इसको, सो हमारे पास एन नॉर्मल फोर्स क्या होगा? एम कॉमन ले ले, वी प्लस माइनस यू प्लस हो जाएगा यू ओवर डेल्टा टी, यही होगा हमारे पास नॉर्मल फोर्स। एवरेज नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल नॉर्मल फोर्स जो जाएगा, एक्चुअल तो और भी ऊपर जाएगा, उससे डबल हो जाएगा लगभग, है ना। सो नॉर्मल फोर्स की हम बात करते हैं, मास हमने कितना का? 150 ग्राम, तो 150 केजी में कन्वर्ट करते हैं तो -3 हो गया, है ना, इंटू वी फाइनल कितना का? 150, यू हमने 50 कह दिया, तो कितना हो गया? 200, इंटू 200 कर दूं, डिवाइड बाई टाइम क्या है? डेल्टा टी कितना है? 10⁻⁴ सेकेंड, है ना, क्लियर है। देखो ये कट गया इससे, 10 से 10 आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, कितना हो गया? 15, 3, 30 और 1, 2, 3, 4, है ना, यानी कि 3 × 10⁴ न्यूटन,
कितना लार्ज फोर्स है, इट शूट्स टू इनफाइनाइट. So during collision, when a ball collide, when an object collide with a body, that force shoots to infinite. ये बात समझ में आई? आई बात समझ में? सो कोलिजन के टाइम पे उसका जो हमारे पास जो फोर्स लगता है वो बहुत लार्ज फोर्स होता है. अब बैट से लग जाएगा किसी को, समझते हो? माथा 4-1 बेटा, 4 1 5. हाँ, अरे बाप रे बाप, 5 हो गया है ना. ठीक है, क्लियर है. और किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं टाइम वेलोसिटी और छोटा कर दो, तो वेलोसिटी इसको इधर कर दो 20, इधर कर दो 100 कर दो, तभी बहुत ये तो बहुत बड़ा लार्ज फोर्स आ रहा है ना. इस चीज को फील कर रहे हो कि ड्यूरिंग कॉलिजन जो फोर्स लगता है, इंपल्सिव फोर्स लगता है, दैट शूट्स टू इनफाइनाइट. इस बात को मानने को तैयार हो? मानने तैयार हो ना? उस समय हम एक्सीलरेशन नहीं पढ़ते, हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात करते. उस इंटरमीडिएट टाइम में एक्सीलरेशन पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है. क्लियर है? उस इंटरमीडिएट टाइम पे एक्सीलरेशन पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, तो क्या करते हैं हम इनिशियल और फाइनल, तभी तो मोमेंटम करते हैं, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं. क्लियर है? कितना फील हुआ? तो चूंकि जो इंपल्सिव फोर्स होता है दैट शूट्स टू इनफाइनाइट, दैट इज वेरी लार्ज फोर्स, है ना. तो उसके साथ में अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे है, मान लो हमारे पास ऐसे है, अगर सपोज करो हमारे पास एक रफ सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, एक और बॉडी आया हमारे पास यहाँ पे, मान लो ये m1 है और u वेलोसिटी से आया u1 से, ये हमारे पास m2 है. ठीक है, अगर ये सरफेस रफ भी है तो जब ये कोलाइड करेगा इससे, तो यह इस पे फोर्स लगाएगा ड्यूरिंग कॉलिजन, इंपल्सिव फोर्स मारेगा. जब इंपल्स फोर्स लगेगा इस पे, m2 पे लगेगा इंपल्स फोर्स, यानी कि इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल लगाएगा. अगर उसमें मान लो mg हमारे पास इधर है, अगर ये सरफेस रफ सरफेस भी है, तो रफ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा. कितना लगेगा? म्यू टाइम्स ऑफ स्मॉल mg, म्यू टाइम्स ऑफ mg, m2g, ये लगेगा ना, ये होगा म्यू टाइम्स ऑफ m2g. अब इसके रेस्पेक्ट में ये जो नॉर्मल फोर्स इसका आएगा ndt, इसका क्या आएगा? ये होगा n इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है? टाइम ऑफ कॉलिजन. तो n के इस फोर्स के रेस्पेक्ट में इस फोर्स कितना? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है ना. यानी कि ड्यूरिंग कॉलिजन जो हमारे पास ये नॉर्मल ये सब जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये इंपल्सिव फ्रिक्शन नहीं है ना. हम क्या करेंगे? उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. अगर हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग भी होगा, अगर स्प्रिंग भी होगा लगा हुआ है, जब कॉलिजन होगा, कॉलिजन टाइम तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है. अगर कुछ वेलोसिटी मान लो 10 मीटर 20 मीटर गेन भी कर लिया, तो अगर 20 मीटर भी पर सेकंड से गेन कर लिया, इंटू 10⁻⁻4 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? नहीं के बराबर. तो कंप्रेशन स्पीड में कितना हुआ? नहीं के बराबर. तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? नहीं के बराबर. क्या करेंगे? उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना. क्लियर है? जब हमारे पास बॉडी हमारे पास कोलाइड कर रहा होगा, मान लो ऐसे आ रहा है, एक बॉडी ऐसे जा रहा होगा, फिर से इंपल्सिव फोर्स हाई लगेगा, उसमें हम mg को इस पे mg या इस पे mg क्या करेंगे? उस सबको नेग्लेक्ट कर देंगे. सो ड्यूरिंग कॉलिजन जो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, हम क्या करेंगे? उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे. क्लियर है? इस बात क्लियर है ना. नाउ